हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रोल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, एंड दिस इज गोइंग टू बी आर लेक्चर नंबर 5 एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द जेईई एंड नीट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रोल्स लॉ से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हेनरी लॉ पे बेस्ड हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। बहुत बढ़िया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं और हम डायरेक्टली कर देते हैं सो दैट की टाइम ज़्यादा ना लगे। पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें दे रखा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस विच इज़ 0.987 बार। हमें दे रखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट विच इज़ 76.48 किलो बार। और हमें ये भी पता है जो हेनरी लॉ होती है वो होती है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ किसका, N2 का, विच इज़ P बाय के एच। और पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर 3। ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन विच इज़ 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है N2 का वो होगा मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस में, क्योंकि दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है। वाटर आपको 1 लीटर वाटर में पूछा हुआ है, तो 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml। अगर मैं डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लूँ तो जो मेरा मास ऑफ 1000 ml आएगा, मास ऑफ वाटर आएगा, वो आएगा 1000 ग्राम। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर मैं मोल्स ऑफ H2O की बात करूँ तो मोल्स ऑफ H2O हो जाएंगे आपके 1000 बाय 18 विच इज़ 55.5 मोल, राइट। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन पता है विच इज़ 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस में 55.5। अब जो आपका N2 है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है सॉल्यूशन के, तो मैं उस 55.5 के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 55.5, राइट। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ फॉर N ऑफ N2 यानी मोल्स ऑफ N2 तो आ जाएंगे 55 इंटू में दिस क्वांटिटी, और ये आएगा आपका कुछ 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। पर हमें जो आंसर जो कोट करना है वो पूछा है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2। मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करिए जी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए N ऑफ N2 इज 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ मोल डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो 10⁻³ क्या हो जाएगा m, तो मिली मोल आ गया। ये ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.716 मिली मोल। ये जो है ये आपका आंसर है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका एक और सवाल है विच इज H2S गैस अ टॉक्सिक गैस with rotten eggs like smell is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस वो कितना है 0.987 बार, राइट। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या गिवन है। आपको मोलैलिटी गिवन है विच इज़ 0.195 मोल पर केजी। यहाँ से एक चीज़ समझ आई भाई, सोल्यूट के मोल कितने हैं 0.195 मोल 1000 केजी सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। तो 1000 ग्राम क्या है, सॉरी 1000 ग्राम क्या है आपका, वाटर है। तो 0.195 मोल, अगर मोल ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 1000 बाय 18 मोल ऑफ H2, यह आ जाएगा 55.5 मोल ऑफ H2 कितने 0.195 मोल है। तो आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। वो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2S बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ H2S कितने 0.195 प्लस 55.5, ये आ जाएगी कुछ वैल्यू आपकी
0.035। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा ना। मुझे अब क्या निकालना है, के एच। तो P इज इक्वल टू के एच एक्स होता है, तो के एच क्या हो जाएगा आपका P बाय मोल फ्रैक्शन, और P की वैल्यू जो है वो गिवन है आपको 0.987, और मोल फ्रैक्शन कितना आया आपका 0.035। तो आपका जो के एच वैल्यू आई वो कितनी आ गई जी, 282 बार। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको रीड कर लेते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पोज करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो आपको दे रखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट विच इज 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal। फिर आपको दे रखा है प्रेशर ऑफ CO2 विच इज 2.5 atm, एंड आपको निकालना है द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। इसमें आपको निकालनी है क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी मास ऑफ CO2 निकालना है। तो आपको पता है P ऑफ CO2 इज इक्वल टू KHX। तो X कितना हो जाएगा, P ऑफ CO2 बाय KH विच इज 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 पास्कल, सॉरी 2.5 by 1.67 into 10 raised to the power 8। नाउ वी नो दैट ऊपर वाली जो चीज़ है वो ATM में, नीचे वाली जो है वो पास्कल में है। तो 2.5 को ATM को मैं पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं मोल फ्रैक्शन निकाल पाऊँ, अदरवाइज ये यूनिट डायरेक्टली कट नहीं की जा सकती। तो पास्कल में ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 101325 पास्कल डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 पास्कल, राइट। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.00152 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ अब निकालते हैं वाटर आपका कितना है। तो आपको पता है 500 ml है। अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml मान लूँ तो आपका जो मास ऑफ वाटर आएगा वो आएगा 500 इंटू 1 विच इज़ 500 ग्राम। तो मोल ऑफ वाटर अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपका 500 बाय 18। इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 27.78 मोल। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 होता है आपका मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। आपको मोल फ्रैक्शन पता है कितना है 0.00152। मोल्स ऑफ CO2 आपको नहीं पता है पर वाटर के मोल्स आपको पता है, तो मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से निकाले जा सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ CO2 तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.042 मोल। और आपको पता है मास या मोलर मास ऑफ CO2 होता है 44 ग्राम। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 आ जाएगा 0.042 इंटू 44। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो मास अगर मैं निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा 1.848 ग्राम। तो यही बताना था आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है और कब इसको मेजर कर सकते हैं, कब प्रेशर ऑफ द गैस को मैं वेपर प्रेशर बोलूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, वोलेटाइल लिक्विड से। अब वोलेटाइल लिक्विड क्या है, अ वोलेटाइल सब्सटेंस इज वन विच रेडिली वेपराइज, जो वेपराइज कर जाएगा एकदम से। जैसे कि आपका ये सॉल्यूशन दे रखा है ए, इस सॉल्यूशन में देखोगे तो इसके कुछ पार्टिकल निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसा है, वोलेटाइल। बट अगर इस लिक्विड को देखोगे, लिक्विड बी को, इसके पार्टिकल निकल के ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, तो ये कैसा है आपका नॉन वोलेटाइल। और ये कैसा है आपका वोलेटाइल, ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस की आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अ वोलेटाइल सब्सटेंस टिपिकली हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वेपर प्रेशर। यानी कम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जल्दी ही बॉइल कर जाएगा और वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, तभी तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये देखिए, ये जो पार्टिकल हैं ये आपके निकल के बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
लो होगा, तभी तो निकल के जा रहे हैं। दूसरा, इसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, हाई आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वेपर होंगे वो जल्दी से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इनका प्रेशर क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड? वोलेटिलिटी डिस्क्राइब हाउ ईजिली अ सब्सटेंस विल वेपोराइज, कितना ईजिली आपका जो सब्सटेंस है वो वेपोराइज हो जाएगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न इनटू अ गैस और वेपर। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ वोलेटाइल सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करूंगा किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस को? अ सब्सटेंस दैट इवेपोरेट्स रेडिली, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, जो अभी हमने बात की थी, एट नॉर्मल टेम्परेचर, और वन दैट हैज मेजरेबल वेपर प्रेशर, जिसके पास वेपर प्रेशर जो है वो मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मे और मे नॉट बी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द टर्म volatility usually applies to liquid. However, some solid material can change directly from solid to vapor without ever becoming liquid, a process called sublimation. Basically क्या है, solid अगर directly गैस में convert हो रहा है तो इस process को क्या कहता हूँ, sublimation, बिना liquid में गए, right? तो जनरली लिक्विड के लिए अप्लाई होती है, जो वोलेटाइल चीज़ें होती हैं, वोलेटिलिटी जो होती है टर्म, वो जनरली लिक्विड के लिए अप्लाई होती है, बट कुछ सॉलिड मटेरियल भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को जो कहता हूँ वो क्या कहता हूँ, सब्लिमेशन। द रेट एट विच सब्सटेंस वेपोराइज अंडर अ फिक्स्ड सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन रेट। बेसिकली क्या है, ये आपका कंटेनर है, कंटेनर में मैंने एक लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड क्या होगा, अगर मैं बाहर कटोरी में पानी रखूं तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद वो सूख जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। इसी को कहते हैं इवेपोरेशन। और अगर इसका रेट यानी इसकी स्पीड क्या है, उसको क्या कहूँगा, इवेपोरेशन रेट। तो द रेट एट विच सब्सटेंस वेपोराइज अंडर अ फिक्स्ड सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन रेट। हो सकता है हाई हो सकता है लो हो। जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स का इवेपोरेशन हाई होगा, इवेपोरेशन रेट जो होगा वो हाई होगा दूसरे लिक्विड्स के कंपैरेटिवली। तो ऐसे कौन से लिक्विड होते हैं जिन जो वोलेटाइल होते हैं? आप देखोगे पेट्रोल को आप ऊपर से ही सूंघ सकते हो, क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल है। एल्कोहल, एसीटोन, इथर, ये सभी क्या है, आपके वोलेटाइल हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टली चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, विच इज रोल्स लॉ। अब ये रोल्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट थे रोल्स, उन्होंने एक लॉ दी। उसने क्या देखा भाई, अगर मैं दो लिक्विड ले लूं, एक लिक्विड 1 और एक लिक्विड 2, दोनों ही वोलेटाइल हो, राइट, तो उनका वेपर प्रेशर कैसे निकालूंगा और किस किस चीज पे उनका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो किसने बताया हमें, रोल्स ने। तो सबसे पहले इनकी लॉ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं लॉ की बात करूंगा वो करूंगा सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। जब दोनों ही लिक्विड आपके कैसे लूंगा, मैं वोलेटाइल लूंगा। इन्होंने कहा द रोल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट मीन्स कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, एक से ज़्यादा लिक्विड हैं, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, सपोज पहली गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पहली गैस है उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही P2 का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। यानी कि मान लो कि आपने दो कंपोनेंट ले लिए लिक्विड में, एक को क्या कहा, 1 कहा, एक को क्या कहा, 2 कहा, दोनों ही वोलेटाइल थे, तो 1 वोलेटाइल होके ऐसे से कुछ वेपर ऊपर ले जा रहा था और 2 वोलेटाइल होके ऐसे से कुछ वेपर ले जा रहा था। अब जो ये वेपर बन रहे हैं इनकी वजह से प्रेशर आएगा, ब्लू वाले की वजह से आएगा P1 और वायलेट वाले की वजह से आएगा P2, राइट। तो P1 को बोलूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 और P2 बोलूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और वेपर 2। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है आपका डिपेंड करेगा कि आपने इस लिक्विड में कितना अमाउंट ले रखा था। अगर 1 का है तो 1 का कितना अमाउंट था और 2 का है तो 2 का कितना अमाउंट था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूँ तो ये किसके बराबर आता है, P नोट 1 X1 के, और ऐसे ये किसके बराबर आता है, P नोट 2 X2 के। और देखते हैं मैं कैसे वेपर प्रेशर निकालूंगा, ये जो वेपर ये लिक्विड बना रहे हैं उनका। तो आपके पास क्या है जी, आपके पास एक लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में आपका A मोलिक्यूल है और B मोलिक्यूल दोनों है।
सपोज ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो x है और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो जाई बी है, राइट। अब इनके वेपर ऊपर गए तो ए के जो वेपर थे उसकी वजह से जो प्रेशर आया वो पी आया, पी ए आया, और बी की वजह से जो आया वो आया पी बी आया। अब हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के थ्रू पता है कि जो वेपर का प्रेशर होगा, ऊपर जो भी कंटेनर में प्रेशर होगा, सपोज ये क्लोज्ड कंटेनर था, ऊपर जो भी प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों की वजह से होगा और दोनों के सम के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्या आता है जी, ये जो पी ए है इसके बारे में हमें रोल्स लॉ बताता है। वो कहता है कि ये जो पी ए है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सॉल्यूशन के अंदर आपका मोल फ्रैक्शन ए का कितना था। पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ड्यू टू ए, राइट। एंड पी बी क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो ये आ जाएगा पी ए पी नोट ए काई ए, एंड दूसरा आ जाएगा पी बी पी नोट बी काई बी। अब ये जो पी नोट ए है और पी नोट बी है ये क्या है, पी नोट ए और पी नोट बी है आपका वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए। यानी कि इस सॉल्यूशन में जब सिर्फ और सिर्फ ए लूंगा तो जो वेपर भी बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेंगे, ए की वजह से बनेंगे। तब जो प्रेशर आएगा उसको बोलूंगा पी नोट ए। ऐसे ही पी नोट बी क्या होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर बी। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, और 1 और 2 को किस में डाल देता हूँ, इस 3 में डाल देता हूँ। तो जैसे ही डालूंगा तो क्या बन जाएगा जी, पी एस हो जाएगा आपका पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी। ये कब आएगी जी आपकी इक्वेशन, जब आपके दो वोलेटाइल लिक्विड ले रखे हैं एक सॉल्यूशन में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो दो वोलेटाइल लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है ए की वजह से प्रेशर, ये आ रहा है बी की वजह से प्रेशर, और सम किसकी वजह से होगा, पी एस, यानी सम ऑफ, यानी टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, ए और बी की वजह से जो आएगा वो क्या होगा, पी एस। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं। आपको पता है सॉल्यूशन में कितने, आपको पता है सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। इट मींस जाई ए प्लस जाई बी, बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सपोज ए आपका सॉल्वेंट के लिए था और बी आपका सोल्यूट के लिए था, तो आपका जो जाई बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस जाई ए के बराबर। और इसको मैं किस में रख देता हूं, इसमें, तो ये आ जाएगा पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस जाई ए, राइट। और अब ये जो पूरा वेपर प्रेशर है ये आपके एक ही वेरिएबल यानी कि एक बंदे के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अब मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन 5 से मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वो कैसा आएगा। तो एक साइड ले लेता हूं मैं प्रेशर और एक साइड ले लेता हूं मैं मोल फ्रैक्शन, राइट। मान लेता हूं जो आपका ए और बी में ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है, तो ए की वजह से जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यानी प्योर ए का भी जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी आएगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आती होगी। तो मैंने इस एक्सिस पे, इस वाई एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर ले रखा है, तो पी नोट ए आपका ज्यादा है, राइट। तो पी नोट ए मैंने यहां ले लिया और पी नोट बी आपका कंपेरेटिवली कम है। इस साइड में ए ले रहा हूं, इस साइड में बी ले रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन, व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो जो आपका प्रेशर होगा ए की वजह से वो कितना होगा, इतना होगा। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होगा तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा, 1। और ऐसे ही यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 0 होगा। अब ये 1 जो है वो यहाँ से इस साइड पे क्या कर रहा है, कम हो रहा है, ए कम हो रहा है और बी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का जो प्रेशर, बी की वजह से जो प्रेशर आएगा वो कुछ ऐसा सा आएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब ए की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जो दोनों का सम आएगा वो किसी भी इंस्टेंट पे क्या आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, यानी दिस इज सॉल्यूशन का प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड।
इसको आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा जी आपका। तो इस केस में मैंने लिया है ए और बी में ए लेस वोलेटाइल लिया है बी से, तो पी नोड ए कम आएगा पी नोड बी से। और आपको पता है पी एस किसके बराबर है, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी 1 माइनस एक्स ए। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू डाल रहे हो, जब ए की वैल्यू 1 होगी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ पी नोड ए आ जाएगा। ये पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोड ए। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नोड ए के बराबर आएगा, यानी कि सोल्यूशन का प्रेशर क्या आ जाएगा, पी नोड ए। ऐसे ही जब आपका एक्स ए 0 होगा तो ये जो वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी, और एक्स ए 0 है तो पी नोट बी के बराबर आ जाएगा पी एस। तो एक्स ए 0 कहाँ है आपका, इस इंस्टेंट पे, और पी नोट बी आपके प्रेशर की वैल्यू आ रही है। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, यहाँ पे एक्स ए 1 लिया है तो धीरे धीरे इस साइड कम होगा, अगर इस साइड कम होगा तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो एक्स बी का बढ़ता जाएगा। तो देखिए इधर 0 था तो इधर क्या हो गया, 1 हो गया। अब बस इन पॉइंट को मिला दिया मैंने, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो ये क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे वेपर प्रेशर, यानी कि आप सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन ए का होगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं जो कि पेपर प्रेशर टोटल है, राइट। और अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो वो क्या होगा, ये होगा आपका एक ये होगा, ये होगा, ये वाला जो है ब्लैक वाला जो है वो बिकॉज ऑफ बी है और ये वाला जो है वो बिकॉज ऑफ ए है। और आप देखेंगे क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन इस इंस्टेंट पे ज़्यादा है तो ए की वजह से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा है, और बी की वजह से क्या आ रहा है, अभी कम आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जाएगा तो आपका वेपर प्रेशर ड्यू टू बी भी बढ़ता जाएगा। आई होप आप सभी को ये ग्राफ क्लियर होगा। ये रोल्स लॉ का ग्राफ है जब आपने क्या लिए थे, 2 वोलेटाइल लिक्विड ले रखे थे, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब रोल्स लॉ उस कंडीशन में बात करेगा जिसमें आपके दोनों के दोनों लिक्विड जो हैं वो वोलेटाइल नहीं, आप बाइनरी सॉल्यूशन ही ले रहे हैं, राइट। इसमें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो ये कह रहा है कि सॉल्वेंट जो है वो तो वोलेटाइल है और सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल नहीं है, या फिर कहिए एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है। तो सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। एग्जाम्पल क्या होगा जी ऐसे का, लाइक शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट प्लस वाटर। तो इसमें शुगर और सोल्ट दोनों ही नॉन वोलेटाइल है और वाटर जो है वो कैसा है, वोलेटाइल, राइट। तो सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा था, तो जो वेपर आएंगे वो भी किसकी वजह से आएंगे, सॉल्वेंट की वजह से। अब ये समझते हैं ये वेपर प्रेशर क्या होता है, ये जो मैं बार बार बकवास कर रहा हूँ, ये वेपर प्रेशर मैं कैसे निकालूँ और कब निकालूँ। तो आप देखेंगे, आप एक कटोरी ले गए धूप में तो धीरे धीरे वाटर जो है वो क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। तो जब मैं उसको इवेपोरेट करूँगा वो तो पूरा सूख जाएगा, पर सपोज मैंने उसको किसी कंटेनर में ले लिया जो कि क्लोज था, तो अब जो वाटर है या फिर कहूँ सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट तो हो रहा है, और इवेपोरेट कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे उसके फोर्सेस जो हैं वो सबसे कम है। आप देखेंगे जो बीच वाला मॉलिक्यूल है चारों तरफ से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेन कर रहा है, पर जो ये ऊपर वाली लेयर है इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन से है, तो यहाँ पे सबसे कम है, तो ये मोर एनर्जेटिक है। और जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल है वो सबसे पहले छोड़ के भागेगा लिक्विड को जब उसको एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे ही वो निकलेगा वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे ऊपर कलेक्ट होने लगेगा, ऊपर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर वेपर आने लगेंगे। जब मोर एंड मोर वेपर आने लगेंगे और ये पूरा का पूरा भर जाएगा तो एक प्रोसेस जो है और स्टार्ट हो जाएगी जिसको कहूँगा कंडेंसेशन। यानी स्टार्टिंग में कौन सी प्रोसेस चल रही थी, नीचे से ऊपर की तरफ, वो चल रही थी इवेपोरेशन। थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पे पूरा का पूरा फिल हो गया तो ये जो वेपर थे ये वापस से लिक्विड से कोलाइड करके क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे, लिक्विड स्टेट में जाने लगे। तो उस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, कंडेंसेशन। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, आपके जो वेपर थे इस जगह पे वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि हमेशा मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल थे, पहले 0 थे, फिर धीरे 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 कितने बन गए, 10 बन गए। एक प्रोसेस की वजह से 10 बन गए जो कि क्या थी, इवेपोरेशन। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे थोड़े टाइम बाद ये जो 10 मॉलिक्यूल है ये कांस्टेंट हो गए। अब क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल आपका कंडेंस्ड हो जा रहा है, उसी टाइम एक मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है आपका, इवेपोरेट। तो ये 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके, फिक्स्ड हो गए।
इसी को कहते हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे और उनकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और उसी प्रेशर को मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो ये कंडीशन तब की है जब आपने क्या ले रखा है, जब आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा है। सपोज आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जो वोलेटाइल नहीं होगा। सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, वोलेटाइल है। तो अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल हैं ये छोड़ के आपके वेपर स्टेट में नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे और कुछ ना कुछ सोल्यूट पार्टिकल आपकी सतह यानी कि लेयर, सबसे ऊपरी लेयर पे होंगे, तो वो पार्टिकल वेपर बनाएगा ही नहीं। तो जो पार्टिकल वेपर बनाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी अपर लेयर पे कम हो जाएगी। तो अपर लेयर पे कम हो जाएगी तो वो कम वेपर बनाएंगे, कम वेपर बनाएंगे तो उनकी वजह से प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। तो अगर प्योर सोल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखूँ मैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जो सोल्वेंट का होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल also occupy the space on the upper layer and they do not move into the vapor state. They do not evaporate basically, and if they do not evaporate, the vapor pressure will eventually decrease because vapor pressure is coming only from the solvent molecule. I hope आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है जी, सोल्वेंट का ज़्यादा होता है सोल्यूट से, सोल्यूशन से। तो वेपर प्रेशर ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा बी के कंपैरेटिवली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने ऊपर देखा था जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था वो आ रहा था पी ए प्लस पी वी की वजह से। अब यहाँ पे ए जो है वो मान लेता हूँ मैं सोल्वेंट था, ए जो है वो सोल्वेंट था और बी जो है वो सोल्यूट था। और सोल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और सोल्वेंट कैसा है आपका, वोलेटाइल। तो प्रेशर किसकी वजह से बनेगा, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से। तो पी वी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये जो पी नोड ए एक्स ए आ रहा था प्लस पी नोट बी एक्स भी आ रहा था, ये पी नोट बी एक्स भी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो पी एस किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट ए एक्स सी के बराबर। अब ये जो ए का मोल फ्रैक्शन है, मैं चाहता हूँ ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के रिस्पेक्ट में आए, यानी कि डिपेंडेंट हो किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नोट ए वन माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा आपका वन, यानी जाई ए प्लस जाई बी क्या हो जाएगा वन। तो ये पी एस आ जाएगा, और पी एस माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, और इसको मैं थोड़ा बहुत घुमा के लिख सकता हूँ, यानी इस टर्म को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा पी नोट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस, और एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए, यानी कि दिस क्वांटिटी is dependent only on mole fraction of B. Right now P नोट A जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, या फिर कहूं सोल्वेंट की वजह से, और P नोट A माइनस पी एस क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P नोट A माइनस पी एस बाय पी नोट ए क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव लोवरिंग मतलब पी नोट ए के रिलेटिवली कितना कम हो गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। और ये ही क्या है, हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड कर रही है पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। इस पर नेक्स्ट हम कुछ सवाल भी करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा उसके बारे में मैं बता देता हूँ भाई। हमने क्या देखा, दो लिक्विड लिए, दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे, तो उनकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो होगा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अगर एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल होगा तो जो वोलेटाइल है उसकी वजह से वेपर प्रेशर आएगा सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा पी एस इज इक्वल टू होगा, सपोज ए इज सोल्वेंट और वो वोलेटाइल है, तो आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। आप इसको घुमा फिरा के सोल्यूट के टर्म्स में, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ला सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा और एक ग्राफ बीच में हमने डिस्कस किया था, राइट। आ जाते, तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। सपोज आपके पास दोनों ही वोलेटाइल थे, तो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी जाई बी, इसको मैं लिख सकता था पी नोट ए जाई ए प्लस
पी नोट बी 1 माइनस आई ए। तो एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में आ गया। अगर मैं ऐसा बंदा लूँ जिसमें दोनों वोलेटाइल नहीं है, एक ही वोलेटाइल, ऐसा सोल्यूशन लूँ जिसमें दोनों वोलेटाइल नहीं है, एक वोलेटाइल सोल्यूशन है दूसरा नहीं है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, पी एस इज इक्वल टू पी नोट इज आई ए, और ये ए जो है वो वोलेटाइल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो आ ही रहा है एक के रिस्पेक्ट में। तो हाँ जी, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इसमें आ ही रहा है वन कंपोनेंट का, और इसमें भी मैं चेंज कर सकता हूँ वन कंपोनेंट के टर्म्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन किसी एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 में भी कर सकता हूँ इसको मैं। अगर एक को 1 एक को 2 मान लूँ, यूजिंग द इक्वेशन दिस पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए, राइट। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। बिल्कुल जी। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लूँ, ए को कम वोलेटाइल, बी को ज़्यादा मान लो, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा पी नोट ए और ये हो जाएगा पी नोट बी। तो अगर मैं देखूँ एक्स से यहाँ 1 है और एक्स से यहाँ 0 है, तो एक्स से अगर कम करूँगा तो एक्स बी क्या हो जाएगा आपका, अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो एक का कम होगा तो दूसरे का ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। यहाँ से मैं शो कर सकता हूँ। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमने क्या देखा, वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये आ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो वेपर बने हमारे, यहाँ से जाके यहाँ पे वेपर बने, मुझे जानना है कि इसमें जो वेपर का ए और बी कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो जो भी ए और बी कंपोनेंट है, तो ए को मान लेता हूँ मैं, ए के मोल फ्रैक्शन को वाई ए मान लेता हूँ और बी के मोल फ्रैक्शन को वाई बी मान लेता हूँ, और मुझे यही निकालना है कि मोल फ्रैक्शन इस वेपर स्टेट में क्या है। तो वो किसके बराबर होता है, जो हमारा वाई ए होता है वो बराबर होता है आपका पी ए बाय पी एस, यानी कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी है, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट। तो ये क्या है, टोटल प्रेशर है। तो जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैं निकालना चाहता हूँ उसके प्रेशर को डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल से। तो वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल एंड सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये वाला जो वन कंपोनेंट है पी ए बाय पी एस मुझे क्या दे देगा, वाई ए। ऐसे ही वाई बी क्या हो जाएगा मेरा, पी ए बाय पी एस, सॉरी पी बी बाय पी एस, पी बी बाय पी एस। और आपको पता है पी बी क्या है, पी नोट बी एक्स बी, और पी एस क्या है, पी एस तो पूरा है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी वाई बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए पी नोट ए एक्स ए बाय पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी वाई बी। यह आ जाएगा आपका वाई ए। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो इस पर कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. First, calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दिस एंड दिस। ये क्या है, आपको प्योर का दे रखा है। तो प्योर का क्या है, पी नोट ACl3 आपको कितना दे रखा है, 200 mm ऑफ Hg। फिर दे रखा है आपको पी नोट CH2Cl2 आपको कितना दे रखा है, 415 mm ऑफ Hg। अब आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो मिक्स करके बनाया जा रहा है 25 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ CHCl3 जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 119.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट निकाल लेते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ CH2Cl2, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 35.5 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 71, ये आ जाएगा आपका 95 ग्राम पर मोल। अब आपको निकालना है PS विच इज़ पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी। कभी कभी मेरे मुंह से x निकल जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब इसको थोड़ा सा और खोल के लिख लेते हैं विच इज़ पी नोट ए Na ओवर Na प्लस Nb मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स प्लस पी नोट बी Nb बाय Na प्लस Nb। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो।
आपको पी नोड CH-Cl3 और CH2Cl2 का दे रखा है। तो सबसे पहले आ गया आपका 200 मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे CH-Cl3 के। CH-Cl3 का मास कितना दे रखा है 25.5 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट विच इज 119.5 ये आ रखा है ना 119.5 ये आ गया न्यूमरेटर। अब आपको डिनोमिनेटर लिखना है तो एन ए तो सेम ही है नीचे तो 25.5 बाय 119.5 प्लस में एन बी कितना दिया है मास दिया है आपको 40 तो 40 बाय मोलर मास कितना है जी 95 तो ये हो जाएगा आपका प्लस पी नोट बी क्या है बी मैं मान लेता हूँ CH2Cl2 को तो इसको ए मान लिया है और इसको बी तो ये आ जाएगा 415 कितना आ जाएगा जी एन बी कितना है आपका ये दे रखा है 40 बाय 95 डिवाइडेड बाय 40 बाय 95 प्लस एन ए कितना है 25.5 बाय 119.5 आप चाहते तो इसका जो एक्स ए था इसको 1 माइनस एक्स ए भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा और वेपर प्रेशर की यूनिट क्या होगी जो इस पी नोड ए की यूनिट है विच इज़ mm ऑफ Hg। ये वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 347.9 mm ऑफ Hg। ये टोटल प्रेशर आ गया आपका बिकॉज ऑफ ए एंड बी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यही था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज में निकालना है। अच्छा सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूशन में काई ए और काई बी वेपर में क्या है वाई ए और वाई बी तो वाई ए कितना हो जाएगा आपका वाई ए इज नथिंग बट पी ए बाई पी एस राइट और वाई बी इज नथिंग बट पी बी बाई पी एस तो ये दोनों ही वैल्यू में निकाल लेता हूँ क्या आ जाएंगी वाई ए कितना आ जाएगा यानी वाई ऑफ CH-Cl3 इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू ए विच इज पी नोड ए इंटू एक्स ए तो पी नोड ए कितना आ जाएगा आपका 200 दिया है काई ए कितना आ जा रहा है ये जो वैल्यू आ रही है आपकी ये काई ए इसको आप सॉल्व करेंगे काई ए इज 0.312 और 0.688 तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमें पता है ए का वेपर प्रेशर पी नोड ए कितना है 200 और मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा इसका 0.312 डिवाइडेड बाय पी एस कितना आया 347.9 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.18 के बराबर और y ऑफ CH2Cl2 करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 415 यानी पी नोट बी इनटू में 0.688 विच इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 347.9 तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 0.82 के बराबर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH-Cl3 कम आ रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 ज़्यादा आ रहा है। ये उससे भी पता लगता है कि जो आपका वेपर प्रेशर है CH2Cl2 का वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली CH-Cl3 से। तो जो वेपर जिसके वेपर ज़्यादा बनेंगे वही ज़्यादा जाएगा वेपर में और जो ज़्यादा जाएगा उसका ही मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से मेरे को ये भी पता लगता है कि जो आपका CH2Cl2 है वो ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू CH-Cl3 से। और वो कैसे पता लग रहा था पी नोड ऑफ CH2Cl2 इज मोर देन पी नोड ऑफ CH-Cl3। ये आ रहा था आपका 415 और ये आ रहा था आपका 200। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और इसी की वजह से जो मोल फ्रैक्शन है वो CH2Cl2 का वेपर स्टेट में ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एजियोट्रोप्स और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन लाएंगे और प्लीज़ हम इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।